अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 13 हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। और आज मैं आपको बताऊंगा कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री के मोटिव्स क्या हैं, उसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, उसके मकासद क्या हैं और हमारी ज़िंदगियों में बायोकेमिस्ट्री हमें कहाँ कहाँ पर नज़र आती है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा बिलखसूस बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए भी इसको उतना ही इंटरेस्टिंग बना दिया जाए। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको लेके चलते हैं बायोकेमिस्ट्री की दुनिया में। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे आज आपको मैंने इंट्रो में बताया कि हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, आपका चैप्टर नंबर 13 बाब 13, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ना क्या है स्टूडेंट्स? आप देखें कि ये लफ्ज़ बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमें बायो का लफ्ज़ भी नज़र आ रहा है और केमिस्ट्री का लफ्ज़ भी नज़र आ रहा है, जिससे साबित होता है कि ये एक ऐसी ब्रांच है जो बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ी जाएगी और केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ी जाएगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी ब्रांच है कि जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ मुश्तरक है। तो चलते हैं बायोकेमिस्ट्री को शुरू करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है और उसको हमने किस तरीके से उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। बायोकेमिस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसका ताल्लुक दो चीज़ों के साथ निकलता है। पहली चीज़, जानदारों के जिस्मों में होने वाले रिएक्शंस, पहली चीज। तो बच्चों, जो पहली चीज हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे कि जितने भी जानदार हैं, अब यहाँ पे लफ्ज़ जानदार का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब इसके अंदर पौधों का शुमार भी होगा, इसमें जानवरों का शुमार भी होगा। और तमाम जानदारों के अंदर आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का शुमार भी होता है। लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाता है मामला जब हम सारे के सारे जानदारों को पढ़ते हैं, इसलिए आपकी बुक ने बिलखसूस इस चैप्टर के अंदर इंसानी जिस्म को टारगेट किया है। तो हम इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद इंसानी जिस्म में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे कि किस तरह के केमिकल रिएक्शंस इंसानों के जिस्मों के अंदर वकू पजीर हो रहे हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का पहला हमारा टारगेट होगा जानदारों के जिस्मों में होने वाले रिएक्शंस को हमने पढ़ना है। दूसरी बात, जानदारों के जिस्मों की बनावट भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर जब हम कहते हैं कि ये हमारे सामने एक इंसान खड़ा हुआ है, इस इंसान के जिस्म के अंदर क्या कुछ है, उसका जिस्म किन चीज़ों से मिलकर बना है, हमने उसकी स्टडी करनी। तो ये दो चीज़ें ही हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पहली बात, जानदारों के जिस्म किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, और दूसरे नंबर पे उनके जिस्मों में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब इतनी सी बात सुन के बहुत सारे बच्चों के जहन में एक बात आएगी कि सर, ये तो आप हमें बायोलॉजी पढ़ाई जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारा ताल्लुक बायोलॉजी के साथ भी होगा, लेकिन असल में इसके पीछे जो बुनियाद है वो केमिस्ट्री है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि जानदारों के जिस्मों की बनावट, तो ये बनावट जो है वो आपको कहाँ पर लेकर जाती है? वो आपको एलिमेंट्स तक लेकर जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इंसानी जिस्म भी जो है वो एलिमेंट्स से मिलकर बना है, जो केमिस्ट्री के अंदर आप एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। बस फर्क ये है कि उन एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है, और इनको बायो एलिमेंट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो जानदारों के जिस्मों में मौजूद है। आप सब जानते हैं कि लफ्ज़ बायो का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी। तो इसका मतलब है ये वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो कि इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद हैं।
अब चूंकि मैंने शुरू में आपको बता दिया कि आपका ये चैप्टर बिलखसूस इंसानी जिस्म के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो इसमें हम दीगर पौधों और दीगर जानवरों को स्टडी नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ उन एलिमेंट्स की बात करेंगे कि जिन एलिमेंट्स के से इंसानी जिस्म बनता है। तो आप देखें, बुनियाद फिर केमिस्ट्री की तरफ आ जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर इंसानी जिस्म बनता है। इसके अंदर हमने इन जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहला हिस्सा हमने कहा कि ये माइनर है। माइनर इसलिए हैं क्योंकि इनकी मिकदार बहुत कम है हमारे जिस्म में। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो सोडियम को अल्लाह ने हमारे जिस्म में बनाया है। सोडियम आम तौर पे आइंस की सूरत में होता है। अजीज़ तलबा, जैसा आप जानते हैं कि हमारे जिस्म को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक ऑर्गन दिमाग दे रखा है। दिमाग से एक मैसेज निकलता है और वो मैसेज जब फ्लो करता है तो वो अपनी मतलूबा जगह पर पहुंचता है और दिमाग का पैगाम पहुंचाता है, और वो ऑर्गन जो है वो फ़ौरन उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है। वो जो इंस्ट्रक्शन दिमाग से निकली है उसको नर्व इम्पल्स कहा जाता है, और नर्व इम्पल्स को भेजने में, नर्व इम्पल्स के फैलाव में हमारे जिस्म में उसको ट्रांसफ़र करने में सोडियम का किरदार है। तो सोडियम हमारे खून में शामिल है, सोडियम हमारे नर्वस सिस्टम का बाकायदा हिस्सा है। इसी तरह अकेला सोडियम नहीं, उस मैसेज को पोटेशियम भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद देता है। तो सोडियम और पोटेशियम असल में तो केमिकल्स हैं, लेकिन वो इंसानी जिस्म में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है इन एलिमेंट्स को फिर हम आम एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, इनको हम बायो एलिमेंट्स कहेंगे, क्योंकि इनका ताल्लुक इंसानी जिस्म के साथ निकल आया है। इसी तरह आपने अक्सर सुना होगा आयोडीन। हमारे जिस्म के अंदर आयोडीन भी मौजूद है, और हमारे गले में मौजूद एक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, उसका काम ही है कि उसने आयोडीन को कंट्रोल करना होता है हमारे जिस्म में। तो ये भी आप देखें कि आयोडीन भी हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। इसी तरह आप सब जानते हैं कि हमारे खून के अंदर आयरन मौजूद है, और आयरन की अगर कमी हो जाती है तो हमें लॉस ऑफ ब्लड यानी खून की कमी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो माइनर एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी मिकदार कम है। ज़्यादा मिकदार वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको मेजर एलिमेंट्स कहा जाता है। वो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये मेजर बायो एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इसमें 6 एलिमेंट्स आते हैं। इन 6 एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता, इंसान जिंदा नहीं रह सकता ऑक्सीजन के बगैर। तो ऑक्सीजन एक मेजर बायो एलिमेंट है, और इसलिए भी मेजर है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जिस्म 70 से 75% पानी से मिलकर बना है, और पानी का मेजर पार्ट ऑक्सीजन के ऊपर बेस करता है। दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट्स, जब मैं ये कह रहा हूं कि दूसरे नंबर पर, तो मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है और दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन है। मैं परसेंटेज में नहीं जा रहा। तो हम रैंडम बात कर रहे हैं कि 6 हैं, तो वो 6 कौन कौन से हैं? उनमें एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, इसी तरह नाइट्रोजन है, इसी तरह कार्बन है, कार्बन के अलावा कैल्शियम है। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये वो तमाम मेजर एलिमेंट्स हैं जो हमारे जिस्मों के अंदर पाए जाते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री का ताल्लुक किसके साथ है? ये दो चीज़ें आप देखें कि जानदारों के जिस्मों की बनावट क्या है, किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो हमने देखा कि मेजर एलिमेंट्स भी हैं और माइनर एलिमेंट्स भी हैं। अब हमने ये देखना है कि ये कौन कौन से रिएक्शंस करते हैं और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और कौन कौन से फंक्शंस प्ले करते हैं। अजीज़ तलबा, इसी चीज़ का नाम बायोकेमिस्ट्री है। तो आप देखें कि हम डील किसको कर रहे हैं? हम डील कर रहे हैं जानदारों को, यानी बायोलॉजी को डील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम किसको डील कर रहे हैं? केमिकल्स को, यानी एलिमेंट्स को डील कर रहे हैं। तो ये दोनों का मिलाप है, इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर केमिस्ट्री को भी पढ़ा जाएगा और इसके अंदर बायोलॉजी को भी पढ़ा जाएगा।
तो ये तो था सबसे पहले नंबर पे बायोकेमिस्ट्री की एक तारीफ, और मैंने आपको बता दिया कि हमने असल में उसमें पढ़ना क्या है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने यही चीज स्टडी करनी है। अब आते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की अफादियत क्या है। आखिर हमें बायोकेमिस्ट्री हमारे इर्द गिर्द कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती हुई नज़र आती है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी अफादियत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या उसका स्कोप क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने 3 बातें ऐसी लिखूंगा कि जिसमें आपको बायोकेमिस्ट्री का स्कोप नज़र आएगा, और फिर आपको महसूस होगा कि हमारी हमारी सारी ज़िंदगी बायोकेमिस्ट्री के इर्द गिर्द ही घूम रही है। पहले नंबर पर मेडिसिन। डियर स्टूडेंट्स, मेडिसिन की जितनी भी फील्ड है जिसको फार्माकोलॉजी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहा जाता है, उस सारे के सारे के अंदर बायोकेमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। चूंकि मेडिसिन बनाते वक्त हमने ये देखना होता है कि मेडिसिन हम बना किसके लिए रहे हैं। जाहिर है मेडिसिन बनती है आमतौर पे किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए। बीमारी किस वजह से होती है? बीमारी होती है किसी न किसी एजेंट की वजह से। बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कोई फंजाई भी हो सकता है। तो बायोकेमिस्ट्री से ही हमें पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो उसको मारने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उन्हीं केमिकल्स को मिला के उसकी दवाई बनाएंगे। तो जितनी भी मेडिसिन इंडस्ट्री है, जितनी भी फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी बायोकेमिस्ट्री के ऊपर मुनहसर करती है। दूसरे नंबर पर जितनी भी ग़िज़ाइयत वाली इंडस्ट्रीज हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आपको गाइड किया जाता है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि आप ये चीज़ खाएं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप फ़लाँ चीज़ खाएं, ये आपको फ़ायदा देगी। हमारी डेली खुराक के अंदर मिल्क शामिल होना चाहिए क्योंकि उससे हमें ये फ़ायदा होगा। तो ये सारी की सारी जो ग़िज़ाइयत से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं, इनका ताल्लुक़ भी बायोकेमिस्ट्री के साथ निकलता है। अब आप सोच सकते हैं कि जितनी फूड इंडस्ट्री है, आज हमें जितनी भी फूड इंडस्ट्री नज़र आती है, वो सारी फूड इंडस्ट्री ग़िज़ाइयत के ऊपर बेस करती है, और ग़िज़ाइयत का ताल्लुक़ बायोकेमिस्ट्री के साथ निकलता है। तो हमारी सारी फूड साइंस, हमारी सारी फूड इंडस्ट्री बायोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस करती है। तीसरी चीज़ है ज़रात। सो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है, और एग्रीकल्चर अगर ख़राब हो जाए किसी मुल्क का, तो वहाँ पर हत्ता के इतने हालात ख़राब हो जाते हैं कि खाने पीने की अशिया भी मुयस्सर नहीं आती हैं। तो वो जो एग्रीकल्चर और ज़रात की पूरी फील्ड है, वो सारी की सारी बायोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस करती है। दूसरी चीज़ आपने देखा है कि ज़रात अच्छी करने के लिए अक्सर जगहों पे और बहुत सारी जगहों पे फर्टिलाइजर्स यानी खादों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो खाद बनाने का अमल भी सारा बायोकेमिस्ट्री के ज़ेरे असर आता है। हमें पता होता है कि फ़लाँ जगह पे ये ज़मीन की कॉम्पोजिशन है और हमने इस तरह की खाद वहाँ पर शामिल करनी है, तो इसलिए ये बायोकेमिस्ट्री में आता है। तो सबसे बड़े जो स्कोप हमें मिलते हैं वो ये 3 हैं, यानी इन 3 फील्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा हमें बायोकेमिस्ट्री नज़र आती है। तो पहले नंबर पे तारीफ़ हमने पढ़ी, तारीफ़ में ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे, अफादियत आपके सामने। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं कि आपके इस चैप्टर के अंदर उन्होंने बायोकेमिस्ट्री की क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। असल में बायो एलिमेंट्स जो होते हैं, बायो एलिमेंट्स से बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनको बायो मॉलिक्यूल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका ताल्लुक भी किसके साथ है? इंसानी जिस्म या जानदारों के जिस्मों के साथ है। ये असल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारे एलिमेंट्स मिलकर बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी ही असल में बायोकेमिस्ट्री की स्टडी है, क्योंकि हमारा सारा जिस्म बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है और बायोमॉलिक्यूल्स ही हमारे जिस्मों में केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, 2 तरह के बायोमॉलिक्यूल्स इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, जिनकी स्टडी बिलखसूस हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। पहले नंबर पर वो हैं जिनको हम कहते हैं कि ये छोटे साइज के यानी कम मैस वाले हैं, छोटे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। छोटे से मुराद है कि इनका मैस कम है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये कम वजन वाले हैं या कम मास वाले हैं। मिसाल के तौर पे वाटर यानी पानी,
पानी हमारे जिस्म के अंदर मौजूद तो है और वो एक बायोमॉलिक्यूल भी है और छोटे साइज का भी है, उसका मास भी कम है, तो उसका शुमार ये छोटे साइज वाले बायोमॉलिक्यूल्स में होता है और ऐसे मॉलिक्यूल्स को आमतौर पे माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इसलिए माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है क्योंकि इनका साइज कम है और छोटे साइज की वजह से, कम साइज की वजह से इन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे जिस्मों के अंदर मौजूद है। ये भी एक बायोमॉलिक्यूल आप इसको कह सकते हैं और छोटे साइज का है, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। जबकि ऐसा भी होता है इंसानी जिस्म में कि छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं और वो बड़े मॉलिक्यूल्स चूंकि साइज में और मास में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए डियर स्टूडेंट्स उन मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो इंसानी जिस्म के अंदर बिलखसूस पाए जाते हैं, इनकी जो नेचर देखी गई है डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पे इनको ऑर्गेनिक देखा गया है कि ये ऑर्गेनिक है। अगर ये ऑर्गेनिक है तो इसका मतलब है ये किससे मिलके बने हैं? इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो जरूर होगा और इनके साथ बाकी और एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे। तो असल में बायोकेमिस्ट्री का ताल्लुक जहां पे जाके निकलता है, वो निकलता है बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स जिनका मास ज्यादा है और वो इंसान समेत दीगर जानदारों के जिस्मों के अंदर भी पाए जाते हैं। अब किन किन बड़े मॉलिक्यूल्स का जिक्र आपके कोर्स के अंदर किया जाएगा? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें 5 मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। हम उन 5 मैक्रो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपके कोर्स में डिस्कस किए जा रहे हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को आपके कोर्स में डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स वो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह से अहमियत रखते हैं। पहली अहमियत इनकी क्या है डियर स्टूडेंट्स? पहली चीज कि ये बहुत सारे चीजों की बनावट में इस्तेमाल होते हैं। जानदारों के जिस्मों में बहुत सारी चीजें बनाने के काम आते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, पौधों के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह बैक्टीरिया के बाहर भी सेल वॉल होती है जो काइटन से मिलकर बनती है। वो काइटन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह इंसानी जिस्म की अगर हम बात करें तो हमारे जिस्मों के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको बनाने में कार्बोहाइड्रेट्स अपना किरदार अदा करते हैं। तो पहली चीज कार्बोहाइड्रेट्स की ये है कि वो चीजों की बनावट में काम आते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर ये एक एनर्जी स्टोर भी है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर असल में एनर्जी स्टोर हुई होती है और जब ये एनर्जी हमें चाहिए होती है, हम कार्बोहाइड्रेट्स में से वो एनर्जी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इंसानी जिस्म की बात करें तो हम जो खाना खाते हैं, हमारे खाने में ज़्यादातर ग्लूकोज होती है और वो ग्लूकोज जब हमारे खून में जाती है तो ग्लूकोज जितनी इस्तेमाल होनी होती है उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है और बाकी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन नाम की कार्बोहाइड्रेट के अंदर तब्दील कर दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उस ग्लाइकोजन को दोबारा तोड़ के उससे एनर्जी ले ली जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारी चीज़ों को बनाने के काम आते हैं और एनर्जी स्टोर भी होते हैं। और इसी वजह से अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स से हम तकरीबन 3.9 किलो कैलोरीज एनर्जी लेते हैं 1 ग्राम से। यानी अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम हो तो उससे तकरीबन 3.9 किलो कैलोरीज एनर्जी। 3.9 किलो कैलोरीज का मतलब है तकरीबन
3900 कैलोरीज एनर्जी। और डियर स्टूडेंट्स, आपने शायद दीगर किताबों में सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा कि कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है और तकरीबन 4.18 जॉल के बराबर कैलोरी एक निकलती है। तो आप देखें, कार्बोहाइड्रेट्स ना सिर्फ चीजें बनाने के बल्कि एनर्जी स्टोर के तौर पर भी काम आ रहे हैं। तो पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा जो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स वो होगा प्रोटीन्स का। तो इस चैप्टर के अंदर हमें प्रोटीन्स भी मिलेंगे। प्रोटीन्स जिनका नाम अक्सर हम सुनते हैं, हमें कहा जाता है कि आप ये चीज खाएं, इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है, इससे ताकत आएगी। तो प्रोटीन्स जो हैं ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं बड़े साइज के, जिनके अंदर कार्बन है, जिनके अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स के अंदर सल्फर भी और कुछ प्रोटीन्स के अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है, लेकिन अमूमन ये 4 एलिमेंट्स प्रोटीन्स के अंदर कसरत से हमें नजर आते हैं। अब प्रोटीन्स के भी हमें यही 2 चीजें नजर आएंगी। प्रोटीन्स भी बनावट, हमारे जितने सेल्स हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं। हमारी पूरी बॉडी आप कह लीजिए कि वो प्रोटीन से मिलकर बनी है। आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमारी ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन मौजूद है जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है पूरी बॉडी में। हमारा तो जिस्म काम ही प्रोटीन्स के ऊपर करता है। तो इसका मतलब है कि प्रोटीन्स के भी इसी तरह हमें 2 फायदे नजर आएंगे कि एक तो ये चीजों की बनावट में इस्तेमाल होगा, दूसरे नंबर पे जिसका जिक्र मैं ये करना चाहूंगा कि जितनी प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स हमारे जिस्मों के अंदर एंजाइम्स के तौर पे भी काम करती है। बहुत बड़ा ग्रुप है प्रोटीन्स का हमारे जिस्म में जो एंजाइम्स के तौर पे काम कर रहा है, और एंजाइम्स बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हमारे जिस्म के अंदर प्ले कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर एनर्जी स्टोर भी है। प्रोटीन्स हमारी खुराक के अंदर होंगी तो प्रोटीन हमें अच्छी खासी मिकदार एनर्जी की दे देती है। और एक अंदाजे के मुताबिक प्रोटीन से हमें तकरीबन 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिल जाती है 1 ग्राम से, और कुछ किताबों में 4.3 किलो कैलोरीज एनर्जी बताई जाती है। तो ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स चीजें बना रहे हैं हमारे जिस्म में, बल्कि एनर्जी भी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये दूसरा टॉपिक होगा जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो तीसरा टॉपिक लिपिड्स के ऊपर बेस करता है। डियर स्टूडेंट्स, लिपिड्स असल में फैट्स और ऑयल्स को कहा जाता है। चिकनाई और तेल जो होता है, लिपिड्स असल में उनका नाम है। और लिपिड्स के अंदर भी हमें कसरत से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नजर आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर कार्बोहाइड्रेट्स में भी तो यही एलिमेंट्स हैं। जी, लिपिड्स के अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं, लेकिन असल में परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की लिपिड्स के अंदर। अगर हम इन तीनों का मवाजना करके देखें तो शायद लिपिड्स हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एनर्जी स्टोर है, इससे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। और कितनी एनर्जी मिलती है? एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 9 किलो कैलोरीज, 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट लिपिड से। तो लिपिड्स एक बहुत बड़ा सोर्स है और हमारे जिस्मों के अंदर बहुत सारी चीजें लिपिड से बनती भी हैं, हत्ता कि ये और बहुत सारे फंक्शंस प्ले कर रहे हैं। जब हम टॉपिक की तफसील में जाएंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीसरा मैक्रो मॉलिक्यूल होगा जो हम डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर पर न्यूक्लिक एसिड्स। डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लिक एसिड्स है ना, इसका एक टॉपिक आपकी बुक में मौजूद है। और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर 2 चीजें आती हैं। इसके अंदर शुमार होता है डीएनए का और आरएनए का। ये नाम आपने अक्सर सुने हैं। अब इनकी तफसील इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में बहस करेंगे। असल में ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और छोटे छोटे एटम से मिलकर बनने वाला एक बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये भी हमारे जिस्मों के अंदर बहुत अहमियत वाले काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आरएनए का काम हमारे जिस्मों के अंदर मौजूद प्रोटीन्स को बनाना है। तो चूंकि हम पहले कह चुके हैं कि प्रोटीन्स तो बहुत अहम है, तो जितनी प्रोटीन्स को हम खुद बना सकते हैं असल में वो आरएनए बना रहा है। तो आप अंदाजा कीजिए कि आरएनए कितना अहम होगा।
इसी तरह जो डीएनए है, डीएनए हमारे जिस्म के अंदर एक जेनेटिक मीडियम के तौर पे काम करता है। हमारा जितना जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, हमारी जितनी जीन्स की इंफॉर्मेशन असल में वो डीएनए की सूरत में मौजूद होती है। तो न्यूक्लिक एसिड्स की अहमियत आपके सामने है कि अगर एक नस्ल भी आगे चलती है तो उसमें न्यूक्लिक एसिड्स बिलखसूस डीएनए का कितना ज़्यादा किरदार होगा। तो ये चौथा मैक्रोमोलिक्यूल होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे, जबकि 5वें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे विटामिन को। डियर स्टूडेंट्स, विटामिन के बारे में याद रखिएगा कि विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, तो ये एनर्जी स्टोर नहीं है, अलबत्ता ये और बहुत सारे दीगर कामों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी देखने की सलाहियत जो है उसमें विटामिन का किरदार है। इसके अलावा हमारे अंदर ताकत, जो हमारी जिस्मानी ताकत होती है, उसके अंदर विटामिन का किरदार है। हमारी हड्डियों की जो ताकत है उसके अंदर विटामिन का किरदार है। तो विटामिन मुख्तलिफ काम तो करते हैं, लेकिन इनसे हमें किसी किस्म की एनर्जी जो है वो नहीं मिलती। तो ये 5 मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो आपके इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं, जिनको इंशाल्लाह हम लोग बारी बारी स्टडी करेंगे। और एंड पे जाके लेक्चर के टॉपिक के, आपके इस चैप्टर के एंड पे जाकर हमें एक जो स्टडी नज़र आएगी वो एंजाइम्स की स्टडी नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि बायोकेमिस्ट्री को हम आम तौर पे 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहली चीज़ हम देखते हैं कि बनावट क्या है चीज़ों की, यानी उनका स्ट्रक्चर, उनकी साख्त, वो सब कुछ देखते हैं। फिर हम देखते हैं एंजाइम्स को देखते हैं, और उसके अलावा हम आम तौर पे इन चीज़ों के रिएक्शंस को देखते हैं। तो एंजाइम्स की स्टडी भी मौजूद है, वो हम जब ये टॉपिक एंड करेंगे चैप्टर, तो वहाँ जाके एंजाइम्स की स्टडी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जो है उसकी समझ लग चुकी होगी, और इस चैप्टर में असूलन हमने आगे जाके क्या स्टडी करना है मैंने वो भी आपको बता दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास तारुफ और इंट्रोडक्शन बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें हमने पढ़ा कि बायोकेमिस्ट्री में हमने इंसान समेत तमाम जानदारों के जिस्मों में मौजूद केमिकल्स की स्टडी करनी होती है। हमने देखना होता है कि कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं और वो क्या क्या केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, और फिर आगे से उनके नताइज क्या हमारे सामने आते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज के टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ये बुनियाद थी, और इसी बुनियाद को बना के इंशाल्लाह हम लोग आगे मौजूद मैक्रोमोलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे। तो एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।